Welcome to digital platform of Apex Classes EduTech. My dear students, आप लोग जिस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो मेरा जोश भी डबल हो जाता है। हम लोग इसी ढंग से मिलजुल कर अच्छे से मेहनत करेंगे और बढ़िया नंबर लाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करें। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट 12 मार्क्स का काम करने जा रहे हैं, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मीन्स क्वाड्रेचर टू फाइंड आउट एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। बोर्ड एग्जाम में किस किस ढंग से क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप ध्यान से देखें। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एरिया का 2018 में 3 और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और 2019 में भी 3 और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन का 2018 में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया और 2019 में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो हम लोग 1 बाय 1 सभी चीजें अच्छे से डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखें। सबसे पहली बात डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है, बहुत ही सिंपल ढंग से बता देता हूं। वो इक्वेशन जिसमें x हो, y हो और dy by dx हो, मीन्स एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and differential coefficient of independent variable with respect to dependent variable is known as differential equation. dy by dx plus 2y equal to 4x है, x भी है, y भी है, dy by dx भी है, तो ये क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी किसी में हो सकता है इक्वल टू 4 ही लिखा होता है, x नहीं होता, तो भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर में आपको ये देखना है सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है सबसे बड़ा डेरिवेटिव अगर d4y अपॉन dx4 है तो मीन्स ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फंक्शंस। सिंपल सी बात है, अगर पावर 3/2 वगैरह दिया हुआ है, पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन देखते हैं सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर कितनी है, वही हमारा डिग्री कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे d2y अपॉन dx² प्लस x dy by dx पावर 4 इक्वल टू cos x है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है? d2y अपॉन dx²। तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। अब सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x और y में जो वेरिएबल्स में जो रिलेशन मिलता है जिसमें कोई भी डेरिवेटिव नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और ये सॉल्यूशन ओरिजिनल इक्वेशन को वापस सेटिस्फाई भी करता है। दो तरह के होते हैं, जनरल और टोटल सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो वो क्या कहलाएगा? जनरल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल a cos x plus b sin x is a general solution of differential equation d2y upon dx² plus y equal to 0। अगर मैं यहाँ पर a और b की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज दे दूँ, सपोज मैं 3 और 5 दे देता हूँ, तो 3 cos x plus 5 sin x is known as particular solution of this equation। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मुझे कह दिया फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर y equal to a cos x plus b sin x। सिंपल सा रूल क्या है वो समझ लें। अगर हमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए तो हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अब मेरे पास टोटल कितनी इक्वेशन हो गई? एक तो ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1, एक dy by dx, एक d2y dx²। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b को हटाएंगे और जैसे ही कांस्टेंट हट गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। अटेंड करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे dy by dx is equal to minus a sin x plus b cos x। क्लियर? अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस a cos x माइनस b sin x। माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। यहां पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो d2y अपॉन dx² इक्वल टू माइनस ऑफ, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो
तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। इस ढंग से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाकर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, या ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर आता है मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हमें सॉल्व करने हैं, उसके अलग अलग मेथड हैं। नंबर 1 आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें क्या करते हैं, dy की तरफ y की सारी टर्म ले जाएंगे और dx की तरफ x की सारी टर्म ले जाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला मेथड आता है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसमें इंस्पेक्शन से एक पर्टिकुलर टर्म को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं और उसकी हेल्प से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सूटेबल सब्सटीट्यूशन। सूटेबल सब्सटीट्यूशन करके हम लोग उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy by dx इक्वल f1x, y अपॉन f2x, y ax प्लस by अपॉन cx प्लस dy, जहां f1x, y एंड f2x, y आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x। सिंपल भाषा में बताऊं, dy by dx इक्वल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर देख लो। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म में x और y की पावर का सम सेम है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, dy by dx इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको अटेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं और इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। अगला टाइप आता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। इसमें दो पार्ट्स हैं, दो केसेस हैं। केस 1, इफ यू आर गिवन dy by dx इक्वल a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, वेयर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उसको रिड्यूस करने के लिए होमोजीनियस फॉर्म में हम क्या करेंगे, स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k रखते हैं। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं और जो कांस्टेंट पार्ट है a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू 0, इनको सॉल्व करके h और k की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अब हमें कैपिटल X और Y में होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाता है। उस होमोजीनियस इक्वेशन को y इक्वल टू वी एक्स की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद लास्ट में कैपिटल X की जगह x माइनस एच और कैपिटल Y की जगह y माइनस के रखते हैं, जिससे हमें आंसर मिल जाता है। फिर इसी का आता है केस 2। केस 2 क्या होता है, जब dy by dx इक्वल a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, वेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक कॉमन पार्ट निकलता है, उस कॉमन पार्ट को सब्सटीट्यूट कर देते हैं v और फिर उसको सॉल्व करते हैं और आंसर फाइंड कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आगे अटेंड करेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx plus py equal to q, where p and q are constants और functions of x। अब यहां पर ध्यान दें, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx। फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। कई बार क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अटेंड नहीं होता, तो हम लोग इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल टू q1। इस कंडीशन में p1 और q1 आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p1 dy, सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q1 का dy होल इंटीग्रेशन कर दिया हमने। इस ढंग से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इट इज ऑल्सो नोन एज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन।
dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n है। ध्यान से देखें, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n है। अब हमारा कंडीशन क्या है, यहां पे RHS में q या तो कांस्टेंट हो या x का फंक्शन हो, y का कोई टर्म नहीं होने चाहिए, जबकि यहां y पावर n है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को y पावर n से डिवाइड कर देंगे। 1 अपॉन y पावर n dy अपॉन डी एक्स प्लस पी y अपॉन y की पावर n इज इक्वल टू q। ये फ्री हो गया। उसके बाद 1 अपॉन वाई पावर n को t मान लेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह अटेन कर लेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनकी हेल्प से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान बोर्ड 2017 में और 2019 में दोनों में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये इस मेथड से सॉल्व करना है, आपको डिसाइड करना है, जजमेंट लेना है कि किस ढंग से मैं कौन सी फॉर्म में एंटर करूं। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखा हमने, क्या यहां पर dy को एक तरफ ले लूं और y के सारे टर्म आ रहे हैं और dx की तरफ x के सारे टर्म आ रहे हैं, नहीं आ रहे। कारण इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या हो गया, tan x माइनस वाई, फिर जाएगा dx, अलग अलग हो ही नहीं रहे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है और ना ही रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। होमोजेनियस फॉर्म सोचूं तो ध्यान से देखें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, होमोजेनियस फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि एक y है, एक tan x है, cos स्क्वायर x है, अलग अलग पार्ट है। तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ट्राई करते हैं। अब पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन केस 1। तो हमारे पास केस 1 था dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, मीन्स dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 चाहिए, उसके साथ कोई नहीं चाहिए। यहां पर cos स्क्वायर x है, तो पहला काम क्या करेंगे, सभी को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन डी एक्स प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x। अब क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। अब पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने का। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, p का वैल्यू p इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स और q इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। ये हमें q का वैल्यू मिल गया। अब देखें ध्यान से, p भी मिल गया, q भी मिल गया। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ध्यान से देखें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू e की पावर sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर tan x। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, पुटिंग वैल्यूज y मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर 10x इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखें, e टू द पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 10x इंटू क्यू की वैल्यू डाल देंगे। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देता हूं, e पावर 10x मल्टीप्लाइड बाय q लिख देंगे। q का वैल्यू कितना है, 10x sec स्क्वायर x। अब तसल्ली से समझें, इंटू dx। हमें इसको इंटीग्रेट करना है।
लेट 10x इक्वल टू टी, तो हमें क्या मिलता है, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहां पर हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी इंटू टी डी टी, आइलेट लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या मिल जाएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो टी ई पावर टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 इंटू ई पावर टी डी टी, ये मिल जाएगा टी ई पावर टी माइनस ई पावर टी प्लस सी, तो यहां पर ई पावर टी कॉमन ले लूं तो टी माइनस 1 प्लस सी, वैल्यू रख दें तो ई पावर 10x और ब्रैकेट में आ जाएगा 10x माइनस 1 प्लस सी, और यहां पर y इंटू ई की पावर 10x, दोनों तरफ ई पावर 10x से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10x माइनस 1 प्लस सी ई की पावर माइनस 10x, इससे डिवाइड करेंगे तो ई पावर 10x चला जाएगा, सी ई की पावर माइनस 10x। इस ढंग से हमने 2019 और 2017 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेंड कर लिया। आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि ये इस फॉर्म का इक्वेशन है, इस फॉर्म का क्वेश्चन है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अगला इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, राजस्थान बोर्ड 2018 में आया हुआ, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3 दिया हुआ है। गिवन इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन ये दिया हुआ है, ये किस फॉर्म का इक्वेशन है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। ध्यान से समझने की कोशिश करें, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, कॉमन पार्ट आ रहा है x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई प्लस 3 आ गया। हम क्या करेंगे, जो कॉमन पार्ट है उसको v मान लेते हैं, लेट x प्लस वाई इक्वल टू v, देन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स की जगह रख देंगे dv बाई डी एक्स माइनस 1, ये हो गया dv बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 3। अब तो सिंपल सा काम है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, माइनस 1 को उधर लिया, एलसीएम लिया तो ये मिल गया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया तो 2v प्लस 3 अपॉन 3v प्लस 4 dv इक्वल टू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब इंटीग्रेट करना है मुझे तो दोनों तरफ मैं यहाँ पर इंटीग्रेट भी कर लेता हूँ, तो क्या मिलता है मुझे, इंटीग्रेशन। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर्स हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर से, ऐसा करने पर हमें मिलेगा 2/3 प्लस 1/3 ऑफ दिस इक्वल टू दिस। अब सिंपली इंटीग्रेट करना है, 2/3 का हो गया 2/3v, 1/3 पढ़ाई है, log ऑफ 3v प्लस 4 अपॉन 3, तो मीन्स 1/9 log ऑफ 3v प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस सी, वेयर c इज ए कांस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, अब हमने v का वापस वैल्यू रखना है x प्लस वाई, तो 6v प्लस log 3v प्लस 4 इक्वल टू 9x प्लस 9c हो गया, वेयर c1 इक्वल टू 9c, तो 9c को मैंने कांस्टेंट c1 मान लिया, तो 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 9x प्लस c1, इसको इधर ट्रांसफर किया तो 6y माइनस 3x प्लस लॉग 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू c1। इस ढंग से हम लोगों ने रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट आता है 2017 का क्वेश्चन। यहां पर देखें, कोई भी क्वेश्चन हो हम स्टार्ट करके देखते हैं, सबसे पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर है, तो इसको चेक करते हैं ये कौन सी फॉर्म में है। मैं वेरिएबल सेपरेट करके देखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2x dx, dy की तरफ वाई स्क्वायर की टर्म ले गए और dx की तरफ ये ले गए, तो ये वाला पार्ट क्या मिल जाएगा, वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 गया तो वाई क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3c, तो वाई क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस सी डैश, वेयर सी डैश इक्वल टू 3c। तो हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके अटेंड कर सकते हैं।
फिर आता है इसी तरह का एक क्वेश्चन dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या कर लेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। आपको एक नई बात सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखें, उसी के लिए इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। तो यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे, यहां आपको हर जगह ये लाइन लिखनी पड़ेगी, वेरिएबल को सेपरेट किया और इंटीग्रेट करने पर, है ना। तो जो भी हमें है वो बराबर लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, dy अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। इंटीग्रेट करने पे क्या मिल रहा है, log y इज इक्वल टू log x। जब भी कभी दोनों तरफ log में आ रहा है तो कांस्टेंट को भी log में लिख देंगे, तो हम लिख देंगे log c। अगर इधर भी tan इनवर्स में आ रहा है, उधर भी tan इनवर्स में आ रहा है, तो हम कांस्टेंट भी लगा देंगे tan इनवर्स c। अब यहां पर log m प्लस log n इज log mn, तो हम लिख देंगे log y इक्वल टू log ऑफ cx। तो y इक्वल टू क्या हो गया, cx। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। फिर इसका पार्ट आता है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन tan inverse y minus x dy is equal to 1 plus y square dx if x equal to 0 and y equal to 0। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 5 स्टार लगाना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां कहीं नहीं लिखा है कि इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व कीजिए, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इसको स्टार्ट कैसे करूं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले देखता हूं क्या ये वेरिएबल सेपरेबल का है, क्या दोनों तरफ सेपरेट करके देखता हूं। यहां देखें dy की तरफ केवल y की टर्म्स आनी चाहिए और dx की तरफ x की टर्म्स आनी चाहिए। क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा। वेरिएबल को सेपरेट करना हो तो किसी पर्टिकुलर पार्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो भी मुझे यहां पर नजर नहीं आ रहा। अब मैं चेक करता हूं क्या ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस के लिए क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर x और y की पावर का सम कितना है 2 और यहां पर कितना है 0। होमोजीनियस नहीं है। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म भी नहीं है क्योंकि a1x प्लस b1y प्लस c1 चाहिए, जो भी नहीं है। इधर तो इनवर्स फंक्शन है और एल्जेब्रिक है, तो फिर मुझे लगता है लीनियर होना चाहिए। अब लीनियर होना चाहिए तो टेस्ट करके देखते हैं। मैं फाइंड करूंगा सबसे पहले dy बाई डी एक्स। तो यहां देखिए मैंने चेक किया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स। ये आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ऐसा करने पर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिल पा रही, आगे सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूं। फिर क्या करें, तो हम इसका केस 2 ट्राई करते हैं, dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ अलग अलग कर लेते हैं। तो ध्यान से देखें, dx अपॉन dy इज tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। दोनों पार्ट को सेपरेट कर लिया, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मिल गया हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन केस 2। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल टू q1। अब गौर से देखें, हम कंपेयर करते हैं और हमें p1 की वैल्यू क्या मिलती है, यहां लिख देते हैं व्हाट वी आर गेटिंग, p1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q1 इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें p1 भी मिल गया, q1 भी मिल गया। अब ध्यान से देखें, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहेंगे, ये p1 की वैल्यू, ये q1 की वैल्यू। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इक्वल टू e की पावर p1 dy, तो e टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, e की पावर tan इनवर्स y। नाउ सॉल्यूशन, x into integrating factor equal to integrating factor into q1 into dy, where c is a constant, x e की पावर tan inverse y is equal to, ये
वैल्यू आ गया सॉल्यूशन, e की पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ पर tan इनवर्स y को t मान लेते हैं तो 1 अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। तो ये क्या हो गया, x की पावर t इक्वल टू टी की पावर t डी टी प्लस सी। आइलेट्स अटेंड कर लेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकेंड पार्ट, ध्यान से देखें। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड किया तो x ई पावर टी इक्वल टू टी माइनस वन ई पावर टी प्लस सी। पुटिंग वैल्यू ऑफ t तो x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस वन ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ पर ये तो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट नहीं बचेगा, प्लस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। ऑन पुटिंग x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो वी गेट c इक्वल टू वन। यहाँ पर देखिए x की जगह जीरो भी डाल दीजिए, y की जगह जीरो डाल देंगे तो c की वैल्यू वन मिल जाएगी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ c तो x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस वन प्लस ई की पावर tan इनवर्स y आ जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, वन आ गई। अब मेरे पास यही पार्ट बचना है, tan इनवर्स y माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। इस ढंग से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेंड कर लिया। अब आपका रोल क्या है, सभी पार्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इन सबको अच्छे से रिवाइज करें, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। हर तरह का टाइप आपके दिमाग से क्लियर हो जाना चाहिए, आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। फिर इसका अगला पार्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मींस क्वाड्रेचर टू फाइंड आउट एरिया। एरिया फाइंड करने का जो प्रोसेस है इट इज नोन एज क्वाड्रेचर। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से हम कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं, इसको मैंने क्या किया, पूरे चैप्टर को अलग अलग टाइप्स में बांट दिया, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए तो मैं क्वेश्चन पढ़ते ही डिसाइड कर सकूं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है और इसको ऐसे अटेंड करना है। तो वन बाय वन अपन बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है टाइप वन, एरिया अंडर कर्व। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस इज एक्सप्रेस्ड बाय डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx dx या a टू b y dx। ये क्या कहना चाह रहा है, मैं एक डायग्राम बना के क्लियर करना चाह रहा हूं और आपसे यही कहूंगा हर क्वेश्चन के साथ एक रफ डायग्राम जरूर बनाएं, एक डायग्राम जरूर बनाएं ताकि हमें क्लियर हो कि हम ये वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर जो जो भी इंफॉर्मेशन दी है इसके बेस पे ये डायग्राम बनता है। मान लिया ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और यहाँ पर ये हो गया x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू बी, ये x इक्वल टू बी और यहाँ पर ये स्टेप पैरेलल टू y एक्सिस खींचते हैं हम लोग, तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, एरिया इक्वल टू मॉड ऑफ a टू b y dx। क्लियर? अगर x की लिमिट दी है तो हम y dx लिखेंगे। अब ऐसा एक एग्जांपल कर लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम। तो देखें पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब क्या कह रहा है, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम आ गई, ये लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास होती है, तो ये वाला पॉइंट आ गया एस ए कॉमा 0, ओ 0 कॉमा 0, कोई तकलीफ नहीं। अब यहां पर गौर से देखें, हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है। यहां पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, y स्क्वायर 4x, x एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम। यहां पर हमें x एक्सिस का पार्टीशन दे दिया, ये एरिया फाइंड करना है हमें। अब बोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया। x एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, ये लेटेस्ट रेक्टम, ये बाउंडेड क्लोज्ड एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लिमिट कहाँ, x की लिमिट दी है 0 0 से a 0, तो 0 टू a y dx, तो 0 टू a y की वैल्यू डाल देंगे अंडर रूट 4ax dx। 2 रूट a बाहर आ गया, रूट x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 2 जा 4 तो 4/3 रूट a। अब अंदर आ जाएगा a रूट a माइनस 0, तो 4/3 a स्क्वायर। हमने फॉर्मूला यूज किया a टू b y dx। इसी ढंग से
अगर मुझे y की लिमिट दी हो और फंक्शन इस ढंग से दिया है x इक्वल टू 5y, y एक्सिस एंड द एब्सिस ऑफ y इक्वल टू c, y इक्वल टू d, y इक्वल टू c और y इक्वल टू d से बाउंडेड एरिया, जब मुझे y की लिमिट्स दी हैं तो मैं फॉर्मूला लूंगा c टू d x dy। डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। मान लिया एक कर्व है x इक्वल टू 5y, x इक्वल टू 5y और इस ढंग से आ जाएगा एरिया। क्लियर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c, y इक्वल टू d, और हम इसका एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला एरिया इक्वल टू, मॉड लगाना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव में आएगा तो भी हम पॉजिटिव लिखेंगे, तो यहां क्या लिख देंगे c टू d x dy। इस रंग से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है टाइप 2। टाइप 2 क्या कह रहे, एरिया ऑफ अ कर्व अराउंड एक्स एक्सिस। देखिए गौर से कुछ पार्ट कर्व का एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है, कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे होता है। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं तो जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर के पार्ट को अलग और एक्स एक्सिस के नीचे के पार्ट को अलग तोड़ लेते हैं और दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड कर लेते हैं। उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसिडर करेंगे, मॉड में लिख देंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें दिया फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x एंड x एक्सिस व्हेन x 0 टू पाई। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है। ध्यान से देखें, मुझे y इक्वल टू cos x दिया हुआ है, cos x का ग्राफ बना लेते हैं। ये इसका ग्राफ आ गया। अब लिमिट्स भी दे दी 0 और यहाँ पे पाई, तो मुझे 0 से पाई तक का एरिया फाइंड करना है। ये आ गया पार्ट, ये हो गया पाई, ये पाई बाय 2। अब दो पार्ट आ गए, एक पार्ट तो ये रहा 0 से पाई बाय 2 और दूसरा पार्ट आ जाएगा मेरे पास में पाई बाय 2 से पाई। दो पार्ट हैं, दोनों का हम अलग अलग एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इक्वल टू लिमिट लेते हैं 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 cos x dx प्लस पाई बाय 2 से पाई cos x dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x और लिमिट हो गया 0 से पाई बाय 2 प्लस इसका भी इंटीग्रेशन sin x और लिमिट लगा देंगे पाई बाय 2 से पाई। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin पाई बाय 2 माइनस sin 0 प्लस sin पाई माइनस sin पाई बाय 2। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर हम ये पार्ट नहीं करते, जल्दबाजी में अगर हम मॉड लगाना भूल जाते हैं तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये कितना आ गया 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1, ओवरऑल क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स। इस ढंग से हमें 2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया मिल जाता है। फिर आता है टाइप 3 सिमेट्रिकल एरिया। सिमेट्रिकल एरिया क्या कहता है कि अगर मैं कोई भी कर्व सिमेट्रिकल है, हो सकता है कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो या किसी लाइन के रिस्पेक्ट में हो, तो सबसे पहला पार्ट हम उसका एक सिमेट्रिकल पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। फिर जितने सिमेट्रिकल पार्ट हैं तो नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस सर्कल में 4 पार्ट हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया। टू फाइंड आउट कंप्लीट एरिया मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल लिया और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा।
इसी ढंग से अलग अलग केसेस हैं, हम डिस्कस करते हैं। केस 1 सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर y की जगह -y रखने पर कोई चेंज ना हो तो उस इक्वेशन का जो कर्व बनेगा वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा। मीन्स जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा। ध्यान से देखें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा का वैसा एक्स एक्सिस के नीचे भी होगा। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एरिया अबव एक्स एक्सिस। जैसे ये एरिया निकालना चाह रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकाल लिया। अगर मुझे कहा जाए फाइंड आउट कंप्लीट एरिया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो ऊपर का एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी ढंग से सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, कोई भी कर्व वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। तो जैसे एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, हम वाई एक्सिस के एक तरफ का एरिया निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये वाई एक्सिस के एक तरफ का एरिया निकाल लिया और कंप्लीट एरिया निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस एट वन साइड। In this manner we can find out complete area. Now symmetrical about both axes, x के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल और y के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल। x की जगह -x और y की जगह -y रख दूं, कोई चेंज ना हो तो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सेस होता है। जैसे मैंने अभी कहा था, सर्कल बनाया और सर्कल के फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कंप्लीट एरिया आ जाएगा। इसी ढंग से एक एग्जांपल एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें भी हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कंप्लीट एलिप्स का एरिया मिल जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। टाइप 4 केस 1, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ध्यान से देखें, मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूं फिर आपको अच्छे से क्लियर करता हूं। मान लिया मेरे पास में दो कर्व्स हैं, y इक्वल टू f1x एंड y इक्वल टू f2x। दिस इज y इक्वल टू f2x और दोनों के दोनों कर्व x इक्वल टू a और x इक्वल टू b पर इंटरसेक्ट करते हैं। x इक्वल टू a और x इक्वल टू b पर इंटरसेक्ट करते हैं तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करें? हमें इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया चाहिए। मीन्स ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना है। सबसे पहली बात, यहां से लेके f1x x एक्सिस तक का एरिया फाइंड कर लूं, लिमिट a टू b माइनस a टू b f2x फाइंड कर लूं तो हमें इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया मिल जाएगा। यूजिंग फॉर्मूला एरिया इक्वल टू a टू बी f1x माइनस f2x dx। इस कंप्लीट सिस्टम को हम लोग मॉड में लिखेंगे, a टू बी f1x माइनस f2x। क्लियर? वेयर a एंड b आर इंटरसेक्शन पॉइंट। सबसे पहला काम क्या करते हैं, दोनों कर्व्स को सॉल्व कर लेते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। फिर x एक्सिस x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट को लिमिट की तरह काम में लेते हैं। अगर मैं x कोऑर्डिनेट्स को लिमिट की तरह काम में ले रहा हूं तो इस तरीके से हो जाएगा एंड a टू बी f1x माइनस f2x फॉर्मूला यूज कर लेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। टाइप 4 केस 2, if two curves intersect at one point and the area between them is bounded by x axis, then how to find? तो पहले ये कहना क्या चाह रहा है वो चीज मैं समझाता हूं, देखें ध्यान से। मान लिया मेरे पास एक कर्व है y इक्वल टू f1x जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है x इक्वल टू a पर। कर्व y इक्वल टू f1x intersects x axis at point x equal to a. Another curve y equal to f2x intersects x axis at the point x equal to b, and both curves are intersecting at x equal to c. Then we have to find out area bounded by curve by x axis, area between two curves bounded by x axis. देन हाउ टू फाइंड? गौर से देखें, यहां पर दो पार्ट मिल गए मुझे, एक पार्ट ये है
और दूसरा पार्ट ये है। जब मैं इसको लिख देता हूं y बराबर f2x और a से b तक फाइंड करता हूं तो f1x मिलता है, और b टू c तक जाता हूं, यहां पर दोनों जने इंटरसेक्ट कहां पे हो रहे हैं, x इक्वल टू c पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू c। a टू c जाने पे f1x मिलता है और c टू b जाने पे f2x मिलता है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इक्वल टू a टू c f1x dx प्लस c टू b f2x dx। दोनों को अलग अलग मोड में रख देंगे और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके उनको ऐड कर देंगे। इन दिस मैनर वी कैन फाइंड आउट एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ये हो गए थ्योरेटिकल पॉइंट्स। अब हम अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है हमको। ध्यान से देखें। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y। थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कई बार डायग्राम गड़बड़ हो जाता है। x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड लाइन y इक्वल टू 3। अब यहां ध्यान से समझें। पहला काम हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये इसका डायग्राम बन गया। और आपको कहा लाइन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन y इक्वल टू 3। दिस इज लाइन y इक्वल टू 3। ये पॉइंट हो गया 0,3, ये हो गया 0,0। यहां पर सिंगल एरिया है या डबल, गौर से देखें आप। इस जगह मुझे कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ ये देखना है ये कर्व है और y इक्वल टू 3 लाइन के बीच बाउंडेड एरिया चाहिए, y एक्सिस नहीं बोला है। फिर गौर से देखें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन y इक्वल टू 3। किसी का पार्टीशन नहीं है, इसका मतलब मुझे तो ये कंप्लीट एरिया चाहिए। ये कंप्लीट एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, y एक्सिस के एक तरफ का एरिया निकाल लेता हूं। मीन्स इस तरीके से सॉल्व करूंगा, y एक्सिस के एक तरफ का एरिया फाइंड करूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। टू फाइंड द होल एरिया मल्टीप्लाई बाय 2। तो सबसे पहली बात, y एक्सिस के एक तरफ का एरिया निकालते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। कंप्लीट एरिया चाहिए मुझे, तो मैं इसका कंप्लीट एरिया कैसे निकालूंगा, इसको हम फाइंड करके और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स। अब यहां पर लिमिट किसकी है, y की, तो लिख देंगे 0 to 3 x dy। अब x की वैल्यू कितनी होगी, √4y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to 3 x की वैल्यू √4y dy। ये क्या हो जाएगा, 2, 0 to 3 तो 2, 0 to 3 y पावर हाफ dy। ये 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 3। अब ध्यान से समझें, 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 3, तो लिख देंगे 8/3। और यहां पर क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 0 इज इक्वल टू 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। इस ढंग से हमने डबल एरिया फाइंड कर लिया। जब भी कभी कंप्लीट एरिया फाइंड करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होगा, लैंग्वेज पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि कब 2 से मल्टीप्लाई करना है और कब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब ध्यान से देखें, राजस्थान बोर्ड 2015 एंड 2018 दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सबसे पहली बात मैं डायग्राम बनाता हूं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम कौन सा एरिया फाइंड करने वाले हैं। एक पैराबोला है मेरे पास में y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो लिख देता हूं y स्क्वायर इक्वल टू 4x। और दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये हमने कर दिया x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब गौर से देखें,
मुझे इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया चाहिए। ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए। अब गौर से देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, मेरे पास लिमिट नहीं है। तो लिमिट कब फाइंड कर पाएंगे, जब हम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। गिवन x स्क्वायर इक्वल टू 4y इक्वेशन 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट वी आर गेटिंग, इक्वेशन 2 में वैल्यू रखी तो y की जगह x स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x4 अपॉन 16 इक्वल टू 4x, x क्यूब इक्वल टू 64, तो x इक्वल टू 4 आ गया। यहां पर ध्यान से देखें, नाउ x इक्वल टू 4 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू 4 आ गया। अब मेरे पास ये वाला पॉइंट क्या आ गया, 4,4 आ गया, कोई तकलीफ नहीं, ये आ गया। तो अब मैं इसको यहां पे इस ढंग से लेके चलता हूं, तो ये पॉइंट आ गया 4,0, 0 0 है, ये 4 0 है। अब मुझे इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है, तो a टू बी f1x माइनस f2x का फॉर्मूला काम में ले लेंगे और दोनों कर्व्स के बीच का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया 0 to 4, लिमिट 0 to 4 y1 माइनस y2 dx, दैट इज 0 to 4 रूट 4x माइनस x स्क्वायर बाय 4 dx। और जो कंप्लीट सिस्टम उसको मॉड में लिख देंगे, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। कंप्लीट रिजल्ट हमेशा मॉड में लिखना है। यहां देखें ध्यान से, 2 रूट एक्स मीन्स एक्स पावर हाफ dx माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर dx, तो 2 एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 4 माइनस 1/4 एक्स क्यूब बाय 3 0 to 4। अब ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4/3, 4 रूट 4 दैट इज 8 माइनस 1/4, 4 क्यूब में 64/3 माइनस 0, 8 4 जा 32/3 माइनस 16/3 इक्वल टू 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। इस ढंग से हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। यहां मुझे x एक्सिस का पार्टीशन दे दिया है। बेटा आप लोगों को यही चीज सिखाना चाह रहा हूं कि कब 2 से मल्टीप्लाई करना है और कब नहीं करना है। हम इसका डायग्राम बनाते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 16x का हमने डायग्राम बना दिया एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तो x इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1, लाइन x इक्वल टू 1 ड्रॉ करना चाह रहा हूं, तो देखिए लाइन x इक्वल टू 1। नाउ लाइन x इक्वल टू 4, दिस इज अनदर लाइन x इक्वल टू 4। अब मुझे एरिया कौन सा फाइंड करना है वो ध्यान से देखें। एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल टू 16x, लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। यहां मुझे x एक्सिस का पार्टीशन दे दिया है। इसका मतलब मैं जो एरिया फाइंड करूंगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये एरिया मुझे फाइंड करना है। 1,0 4,0, ये हो गई लाइन x इक्वल टू 4, ये लाइन x इक्वल टू 1। इन दोनों के बीच x एक्सिस से बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। तो कैसे लिखेंगे, एरिया इक्वल टू, लिमिट कहां से कहां तक है, 1 to 4, y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, अंडर रूट ऑफ 16x dx। कोई तकलीफ नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा, बाहर निकाल लेते हैं 4, 1 to 4, 1 to 4 x पावर हाफ dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, 4 x पावर 3/2 अपॉन 3/2 यूजिंग लिमिट्स 1 to 4। ये कितना हो जाएगा, 8/3। और इसमें लिमिट्स क्या आ गई, 4 रूट 4 माइनस 1 रूट 1।
फाइनल रिजल्ट मॉड में 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 8 minus 1 7, that is 56/3 square units. 56/3 स्क्वायर यूनिट्स। इस ढंग से हमने देख लिया डायग्राम बना के कि कब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और कब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। बच्चा कहेगा सर अभी आपने पढ़ाया कि पैराबोला है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये एक्स एक्सिस का पार्टीशन दे दिया, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। यही बेसिक की पॉइंट है, ध्यान से जरूर समझें। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल टू 4x एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x, मीन्स एरिया बिटवीन टू कर्व्स। पहले डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखें। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमने बना दिया पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। फिर हमें कहा गया लाइन y इक्वल टू x, line passing through origin is line y equal to x, and we have to find out area between these two curves, means it is bounded area, it is 0, 0। मेन प्रॉब्लम हमारे पास लिमिट नहीं है, तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। पहला इक्वेशन कौन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हम लिख देंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इक्वेशन नंबर 1। फिर y इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। हमारे पास में वैल्यूज आ गई x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, कोई डाउट नहीं। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एक तो 0 0 पे और यहाँ पर। अगर मैं y इक्वल टू x करता हूं तो पॉइंट क्या आ जाएगा 4,4, दिस पॉइंट इज P 4,4। लेकिन हमें जरूरत किसकी है, केवल और केवल x कोऑर्डिनेट की जरूरत है, क्योंकि लिमिट में हम a टू b काम में ले रहे हैं, x कोऑर्डिनेट को काम में ले रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 4,0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो कैसे लिखेंगे, एरिया इक्वल टू मॉड ऑफ 0 to 4 f1x माइनस f2x। तो फर्स्ट कर्व कौन है, अंडर रूट ऑफ 4x माइनस x dx, और जो रिजल्ट आया उसको मोड में लिख देंगे। तो क्या मिलेगा, एरिया इक्वल टू, अब यहां पे ध्यान से देखें कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए, 2√x, तो क्या लिख देंगे 2, 4 को बाहर निकाला, 0 to 4 x पावर हाफ dx माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा x dx, कंप्लीट रिजल्ट मोड में इज इक्वल टू 2 टाइम्स x पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 4 माइनस x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 to 4, मोड लगा देंगे। ये हो जाएगा 2 2 4/3 और ये हो जाएगा 4√4 माइनस 0 माइनस 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 0। हमें क्या मिल गया 4/3, 4 2 8 माइनस 4 स्क्वायर में 16/2, 8 मिल गया। यहां पर ध्यान से देखें, माइनस एक्स था, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, लिमिट 0 to 4, 0 to 4 मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 0, तो 16/2 8 आ गया, 8 4 32/3,
माइनस 8 इज इक्वल टू 32 माइनस 24/3, 8 3 24 इज इक्वल टू 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। इस ढंग से हमने फाइंड कर लिया 8/3 स्क्वायर यूनिट्स एरिया बिटवीन टू कर्व्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ध्यान से देखें। राजस्थान बोर्ड 2016 में आया हुआ है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन whose sides have the equations y equal to x plus 1, y equal to 2x plus 1 and x equal to 2. गिवन इक्वेशंस आर। अब यहाँ पे देखें, तीन अलग अलग इक्वेशन दे दी, उनसे एक ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले बार डायग्राम बनाऊं, तो डायग्राम बनाने के लिए मुझे वर्टाइसिस चाहिए। वर्टाइसिस कब मिलेंगे? जब मैं इन लाइंस को सॉल्व करूं और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करूं। फिर उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद एरिया फाइंड करते हैं। पहला काम, तीनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करें और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करें। गिवन इक्वेशंस आर y equal to x plus 1 इक्वेशन नंबर 1, y equal to 2x plus 1 इक्वेशन नंबर 2 एंड x equal to 2 इक्वेशन नंबर 3। सॉल्विंग 1, 2 एंड 3। नंबर 1, अब यहां पर x equal to 2 है, पुटिंग x equal to 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट y equal to 2 plus 1 that is 3, y equal to 3. Putting x equal to 2 in equation number 2, we get y equal to 5. Now solving equation 1 and 2. Equation 1 ये रही, ये हमारी equation 1 है और ये equation number 2 है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, y equal to y रख देते हैं, y equal to y, x plus 1 equal to 2x plus 1, 1 से 1 गया, 2x minus x equal to 0, तो x equal to 0. Now from equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 0 डाल देता हूं तो y की जगह 1 मिल जाता है। इस ढंग से मुझे तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए। क्या क्या मिल गए? a 0,1, b 2,3 एंड c 2,5। वी हैव 3 वर्टाइसेस। इनका हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जैसे 10th क्लास में ड्रॉ करते थे उसी ढंग से हम ड्रॉ करते हैं। देखें ध्यान से, सबसे पहली बात, ये लाइन बना दी हमने। अब यहां पर जो जो भी डायग्राम पॉइंट्स हैं उनको हम मार्क कर देते हैं। पहला पॉइंट है मेरे पास में a 0,1, 1 2 3 4 5 6, it is a 0,1, b 2,3, c 2,5, ये लाइन x equal to 2, it is 2,0. now b 2,3 चाहिए, 1 2 3, ये पॉइंट आ जाएगा b 2,3, फिर c 2,5, 1 2 3 4 5, c 2,5, तीनों पॉइंट्स मार्क हो गए। अब हम ट्रायंगुलर रीजन बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बन गया और हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। ये एरिया हमें फाइंड करना है। अब गौर से देखें, आप लाइंस को मार्क कर देते हैं। ये लाइंस कौन कौन सी हैं? पहली लाइन, जैसे ये वाली लाइन देखें हम, ये लाइन है मेरे पास में y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखें यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये लाइन है कि y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये लाइन y इक्वल टू x प्लस 1। पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लीजिए, 2,3, x की जगह 2 रखा तो y 3 मिल रहा है, 2,5 x की जगह 2 रखा y 5 मिल रहा है, और ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स हमारा डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया बिटवीन दीज लाइंस। मीन्स इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये वाली जो लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1,
इसका नीचे तक का कंप्लीट एरिया फाइंड कर लेता हूं, माइनस ये y गुणे x+1 का नीचे तक का एरिया कंप्लीट फाइंड कर लेता हूं, तो हमें इन दोनों के बीच का एरिया मिल जाएगा और उस रिजल्ट को मॉड में लिखेंगे। तो देखें ध्यान से, अगला पार्ट डायग्राम हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसको कैसे देखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो 0 to 2 2x+1 dx माइनस 0 to 2 x+1 dx, कंप्लीट रिजल्ट मॉड में, ये भी कंप्लीट रिजल्ट मॉड में। अब यहां पर अलग अलग सभी को इंटीग्रेट कर लिया। 2x का इंटीग्रेशन x²/2, तो ये x आ गया 0 से 2। 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 2 माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2 0 से 2 प्लस x 0 से 2, कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, 4 - 0 प्लस 2 - 0 माइनस 4/2 - 0 प्लस 2 - 0। नाउ इट इज 2 + 2 4 एंड 4 + 2 6, 6 - 4 = 2 स्क्वायर यूनिट्स। इस ढंग से हमने एरिया अंडर कर्व के वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली और किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी डिस्कस किए और बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। अब आपकी ड्यूटी क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझ के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करें और अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर करें और डायग्राम जरूर बनाएं। तो अच्छे से रिवीजन करें और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।